एला, नॉर्थैम्पटन, 9 जून 2008। एला उन लोगों में से थी जिन्हें कभी अकेलापन पसंद नहीं था, लेकिन हाल के दिनों में उसे एकांत अच्छा लगने लगा था। स्वीट ब्लास्फेमी पर अपनी संपादकीय रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में डूबी हुई, उसने मिशेल से उसे जमा करने के लिए 1 सप्ताह और का समय मांग लिया था। वह इसे पहले भी पूरा कर सकती थी, लेकिन वह ऐसा करना नहीं चाहती थी। ये काम उसे अपने विचारों में खो जाने और पारिवारिक जिम्मेदारियों तथा लंबे समय से टलते आ रहे वैवाहिक टकरावों से बचने का बहाना देता था। इस सप्ताह उसने पहली बार फ्यूज़न कुकिंग क्लब भी छोड़ दिया। वह उन 15 महिलाओं के साथ खाना बनाना और बातें करना नहीं चाहती थी जिनकी ज़िंदगियाँ उसकी जैसी थीं, जबकि वह खुद अपनी ज़िंदगी को लेकर असमंजस में थी। आखिरी समय पर उसने फ़ोन करके कहा कि वह बीमार है। एला ने अज़ीज़ के साथ अपने संवाद को एक रहस्य की तरह छिपा कर रखा था, और अचानक उसके पास ऐसे बहुत सारे रहस्य हो गए थे। अज़ीज़ नहीं जानता था कि वह सिर्फ उसका उपन्यास पढ़ ही नहीं रही, बल्कि उस पर एक रिपोर्ट भी लिख रही थी। साहित्यिक एजेंसी नहीं जानती थी कि वह उस लेखक के साथ गुप्त रूप से छेड़छाड़ भरी बातचीत कर रही है, जिसकी किताब पर उसे रिपोर्ट लिखनी थी। और उसके पति तथा बच्चों को ना तो उपन्यास के बारे में कुछ पता था, न लेखक के बारे में, और न ही उस आकर्षण के बारे में। कुछ ही हफ्तों में वह ऐसी महिला से बदल गई थी जिसकी ज़िंदगी नवजात शिशु की त्वचा जितनी पारदर्शी थी, और अब वह रहस्यों और झूठों में डूबी हुई थी। लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि यह बदलाव उसे ज़रा भी परेशान नहीं कर रहा था। ऐसा लगता था मानो वह धैर्य और विश्वास के साथ किसी बहुत बड़ी घटना के होने का इंतज़ार कर रही थी। यह तर्कहीन उम्मीद उसके नए मनोभाव का हिस्सा थी। इतने सारे रहस्यों के बावजूद यह अनुभव उसे आकर्षक लग रहा था। अब तक केवल ईमेल पर्याप्त नहीं रह गए थे। सबसे पहले एला ने ही अज़ीज़ को फ़ोन किया। अब 5 घंटे के समय अंतर के बावजूद वे लगभग हर दिन फ़ोन पर बात करने लगे थे। अज़ीज़ ने उससे कहा था कि उसकी आवाज़ कोमल और नाजुक है। जब वह हंसती है तो वह हंसी उसकी छोटी छोटी लहरों की तरह आती है, बीच बीच में हल्की सांसों के साथ, जैसे उसे खुद पता न हो कि और कितना हंसना चाहिए। वह ऐसी स्त्री की हंसी थी जिसने कभी यह सीख नहीं पाया था कि दूसरों के निर्णयों की परवाह कम कैसे की जाए। बस बहाव के साथ चलो, अज़ीज़ कहता था। छोड़ दो, खुद को मुक्त कर दो। लेकिन उसके चारों ओर का बहाव अस्थिर और उथल-पुथल भरा था, क्योंकि घर में बहुत कुछ चल रहा था। एवी ने गणित की निजी कक्षाएं शुरू कर दी थीं, और ली अब अपने खान-पान संबंधी विकार के लिए सलाहकार से मिल रही थी। आज सुबह उसने आधा ऑमलेट खाया था, कई महीनों में पहली बार कोई ढंग का भोजन। हालांकि उसने तुरंत पूछा कि उसमें कितनी कैलोरी थी। फिर भी यह किसी छोटे चमत्कार से कम नहीं था कि उसे अपराध बोध नहीं हुआ, और उसने बाद में खुद को सज़ा देने के लिए उल्टी भी नहीं की। उधर जिनेट ने यह घोषणा करके सबको चौंका दिया था कि उसका और स्कॉट का संबंध समाप्त हो गया है। उसने कोई कारण नहीं बताया, बस इतना कहा कि दोनों को थोड़ी जगह चाहिए। एला सोचने लगी कि कहीं जगह किसी नए प्रेम का संकेत तो नहीं, क्योंकि न जिनेट ने और न ही स्कॉट ने किसी नए साथी को ढूंढने में ज़्यादा समय लगाया था। मानवीय संबंध कितनी तेज़ी से बनते और टूट जाते हैं, ये देखकर एला पहले से भी अधिक हैरान थी। फिर भी अब वह दूसरों के बारे में निर्णय देने की कोशिश नहीं करती थी। अगर अज़ीज़ के साथ पत्राचार से उसने कुछ सीखा था, तो वह ये कि जितना अधिक वह शांत और संयमित रहती, उतना ही उसके बच्चे उससे अपने मन की बातें साझा करते। जब उसने उनका पीछा करना बंद कर दिया, तो उन्होंने भी उससे दूर भागना बंद कर दिया। किसी तरह सब कुछ पहले की तुलना में अधिक सहजता और उसकी इच्छा के अनुरूप चलने लगा था। उस समय से भी बेहतर, जब वह लगातार सबकी मदद करने और हर समस्या को ठीक करने की कोशिश करती रहती थी। और सोचने की बात यह थी कि इस परिणाम को पाने के लिए वह कुछ भी नहीं कर रही थी। घर में खुद को वह पहले एक ऐसे गोंद की तरह समझती थी जो सबको जोड़े रखता है, एक अदृश्य लेकिन केंद्रीय बंधन। अब वह एक शांत दर्शक बन गई थी,
वह घटनाओं को घटते हुए और दिनों को गुजरते हुए देखती थी, न ठंडेपन से, न उदासीनता से, बल्कि एक स्पष्ट दूरी बनाए रखते हुए। उसे एहसास हुआ कि जब उसने यह स्वीकार कर लिया कि जिन बातों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, उनके लिए खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं, तो उसके भीतर से एक दूसरा व्यक्तित्व उभर आया, अधिक बुद्धिमान, अधिक शांत और कहीं अधिक समझदार। दिन भर वह कई बार खुद से बुदबुदाती रही, पांचवें तत्व, खालीपन को स्वीकार करो। उसके पति को यह समझने में देर नहीं लगी कि उसके भीतर कुछ बदल गया है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल एला जैसा नहीं था। क्या यही कारण था कि अचानक वह उसके साथ अधिक समय बिताना चाहता था? इन दिनों डेविड जल्दी घर लौटने लगा था और एला को शक था कि कुछ समय से वह दूसरी औरतों से नहीं मिल रहा था। डार्लिंग, क्या तुम ठीक हो? डेविड बार बार पूछता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एला हर बार मुस्कुराकर जवाब देती, मानो अपने निजी और शांत संसार में सिमट जाने से वह सभ्य दिखावे की परत हट गई हो, जिसके पीछे उनका विवाह वर्षों तक बिना किसी हलचल के सोया पड़ा था। अब जब उनके बीच के दिखावे समाप्त हो चुके थे, वह उनके रिश्ते की कमियों और गलतियों को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। उसने दिखावा करना बंद कर दिया था और उसे महसूस हो रहा था कि डेविड भी जल्दी ही ऐसा ही करने वाला है। नाश्ते और रात के खाने के दौरान वे दिन भर की घटनाओं पर शांत, परिपक्व आवाज़ों में चर्चा करते, मानो अपने निवेशों के वार्षिक लाभ पर बात कर रहे हों। फिर दोनों चुप हो जाते। वे इस कठोर सच्चाई को स्वीकार चुके थे कि अब उनके पास बात करने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं था। कभी कभी एला अपने पति को उससे गहराई से देखते हुए पकड़ लेती, जैसे वह उसके मुंह से कुछ सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हो, कुछ भी। एला जानती थी कि अगर वह उससे उसके प्रेम संबंधों के बारे में पूछे तो वह खुशी खुशी सब सच बता देगा, लेकिन वह निश्चित नहीं थी कि वह सच जानना चाहती भी है या नहीं। पहले वह अपने विवाह की नाव को डगमगाने से बचाने के लिए अनजान बनने का नाटक करती थी, लेकिन अब उसने यह दिखाना बंद कर दिया था कि उसे कुछ नहीं पता। उसने साफ कर दिया था कि वह सब जानती थी और उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यही नया उदासीन रवैया उसके पति को डरा रहा था। एला उसे समझ सकती थी, क्योंकि अंदर ही अंदर यह उसे भी डरा रहा था। 1 महीने पहले अगर डेविड ने उनके विवाह को सुधारने के लिए ज़रा सा भी प्रयास किया होता, तो वह उसके लिए आभारी होती। उसका कोई भी प्रयास उसे खुश कर देता, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब उसे लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी पर्याप्त वास्तविक नहीं है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, अगर वह सचमुच दुखी थी, जैसा उसने कभी जेनेट से कहा था, तो फिर वह वे काम क्यों नहीं कर रही जो दुखी लोग करते हैं? न बाथरूम की फर्श पर बैठकर रोना, न रसोई के सिंक पर सिर रखकर सिसकना, न घर से दूर उदास टहलने निकल जाना, न दीवारों पर चीज़ें फेंकना, कुछ भी नहीं। एक अजीब सी शांति एला पर उतर आई थी। उसे पहले से कहीं अधिक स्थिर महसूस हो रहा था, जबकि वह तेज़ी से उस जीवन से दूर खिसक रही थी जिसे वह अब तक जानती थी। सुबह वह लंबे समय तक आईने में खुद को देखती रहती। क्या उसके चेहरे पर कोई बदलाव दिख रहा था? क्या वह पहले से जवान लग रही थी, अधिक सुंदर, या शायद अधिक जीवंत? उसे कोई अंतर दिखाई नहीं देता था, कुछ भी नहीं बदला था, और फिर भी अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। केरा, कोन्या, 5 मई 1245। वे शाखाएं जो कभी बर्फ़ के भार से झुक जाती थीं, अब हमारी खिड़की के बाहर फूलों से लद गई हैं, और फिर भी शम्स तब्रिज़ी अभी भी हमारे साथ हैं। इस दौरान मैंने अपने पति को एक अलग इंसान में बदलते देखा है। हर दिन वह मुझसे और अपने परिवार से थोड़ा और दूर होता जा रहा है। शुरुआत में मुझे लगा था कि वे जल्द ही एक दूसरे से ऊब जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यदि कुछ हुआ तो वे और अधिक एक दूसरे से जुड़ गए हैं। जब वे साथ होते हैं तो या तो अजीब तरह से चुप रहते हैं या फिर लगातार धीमी आवाज़ में बातें करते रहते हैं, जिनके बीच बीच में ज़ोरदार हंसी गूंजती है। मुझे आश्चर्य होता है कि उनके पास बातें कभी ख़त्म क्यों नहीं होती। शम्स के साथ हर बातचीत के बाद रूमी एक बदला हुआ व्यक्ति बन जाता, दुनिया से कटा हुआ, विचारों में डूबा हुआ, मानो किसी ऐसे नशे के प्रभाव में हो जिसे मैं ना देख सकती हूँ और ना महसूस कर सकती हूँ।
उन दोनों को जोड़ने वाला बंधन दो लोगों का ऐसा घोंसला है जिसमें किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। वे एक ही तरह से सिर हिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और भौहें चढ़ाते हैं। बातों के बीच वे एक दूसरे को लंबे और अर्थपूर्ण नज़रों से देखते हैं, यहाँ तक कि उनका मनोभाव भी एक दूसरे पर निर्भर लगता है। कुछ दिनों में वे लोरी की तरह शांत रहते हैं, न कुछ खाते हैं न कुछ कहते हैं, और कुछ दिनों में वे ऐसे उत्साह से भर जाते हैं जैसे दोनों पागल जैसे लगते हैं। किसी भी स्थिति में मैं अब अपने पति को पहचान नहीं पाती। जिस व्यक्ति से मेरी शादी को 8 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, जिसके बच्चों को मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है और जिसके साथ मेरा एक बच्चा भी है, वह अब मेरे लिए एक अजनबी बन गया है। मैं उसके सबसे अधिक करीब तब महसूस करती हूँ जब वह गहरी नींद में होता है। पिछले कई हफ्तों में अनेक रातें मैंने जागते हुए बिताई हैं, उसकी सांसों की लय सुनते हुए, उसकी सांसों का कोमल स्पर्श अपनी त्वचा पर महसूस करते हुए और उसके हृदय की धड़कनों को अपने कानों में सुनते हुए, सिर्फ इसलिए कि मैं खुद को याद दिला सकूं कि वह अभी भी वही आदमी है जिससे मैंने विवाह किया था। मैं खुद से बार बार कहती हूँ कि यह केवल एक अस्थायी दौर है। शम्स किसी दिन चला जाएगा। आखिरकार वह एक घूमने वाला दरवेश है। रूमी तो यहीं रहेगा मेरे साथ। वह इस नगर और अपने विद्यार्थियों का है। मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रतीक्षा करनी है। लेकिन धैर्य रखना आसान नहीं है और हर गुज़रते दिन के साथ यह और कठिन होता जा रहा है। जब मैं बहुत निराश महसूस करती हूँ तो पुराने दिनों को याद करने की कोशिश करती हूँ, विशेषकर वह समय जब रूमी ने हर विरोध के बावजूद मेरा साथ दिया था। केरा एक ईसाई है, चाहे वह इस्लाम कबूल कर भी ले, वह कभी हमारी जैसी नहीं हो सकती। लोगों ने हमारी शादी की खबर सुनकर कहा था, इस्लाम का इतना बड़ा विद्वान अपनी आस्था से बाहर की स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन रूमी ने उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया, न तब न बाद में। इसी कारण मैं हमेशा उसकी आभारी रहूँगी। अनातोलिया विभिन्न धर्मों, जातियों और व्यंजनों का मिश्रण है। यदि हम एक ही भोजन खा सकते हैं, एक ही दुख भरे गीत गा सकते हैं, एक ही अंधविश्वासों पर विश्वास कर सकते हैं और रात में एक जैसे सपने देख सकते हैं, तो फिर हम साथ क्यों नहीं रह सकते। मैंने ऐसे ईसाई बच्चों को देखा है जिनके नाम मुस्लिम थे, और ऐसे मुस्लिम बच्चों को भी जिन्हें ईसाई स्त्रियों ने दूध पिलाकर पाला था। हमारी दुनिया तरल है, जहाँ सब कुछ बहता है और एक दूसरे में घुलता मिलता है। यदि ईसाई धर्म और इस्लाम के बीच कोई सीमा है, तो वह दोनों पक्षों के विद्वानों की कल्पना से कहीं अधिक लचीली होगी। लोग मुझसे अपेक्षा करते हैं कि एक प्रसिद्ध विद्वान की पत्नी होने के कारण मैं विद्वानों का बहुत सम्मान करूं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं ऐसा नहीं करती। निस्संदेह विद्वान बहुत कुछ जानते हैं, पर क्या आस्था के मामलों में अत्यधिक ज्ञान वास्तव में कोई लाभ देता है? वे हमेशा इतने बड़े बड़े शब्दों में बात करते हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है कि वे क्या कहना चाहते हैं। मुस्लिम विद्वान ईसाई धर्म की आलोचना करते हैं क्योंकि वह त्रिमूर्ति ट्रिनिटी को स्वीकार करता है, और ईसाई विद्वान इस्लाम की आलोचना करते हैं क्योंकि वह कुरान को पूर्ण ग्रंथ मानते हैं। वे ऐसा प्रस्तुत करते हैं मानो दोनों धर्मों के बीच बहुत बड़ा अंतर हो। लेकिन यदि आप मुझसे पूछें तो मूल बातों में साधारण ईसाइयों और साधारण मुसलमानों में एक दूसरे के साथ कहीं अधिक समानताएं हैं जितनी अपने अपने विद्वानों के साथ। कहा जाता है कि किसी मुसलमान के लिए ईसाई धर्म अपनाने में सबसे कठिन बात त्रिमूर्ति को स्वीकार करना है, और किसी ईसाई के लिए इस्लाम अपनाने में सबसे कठिन बात त्रिमूर्ति को छोड़ना है। कुरान में ईसा कहते हैं, निश्चय ही मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। फिर भी मेरे लिए यह मानना कठिन नहीं था कि ईसा परमेश्वर के पुत्र नहीं बल्कि उसके सेवक थे। जो बात मेरे लिए कहीं अधिक कठिन थी वह थी मरियम को छोड़ देना। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, रूमी को भी नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे मरियम की दयालु भूरी आँखों को देखने की तीव्र इच्छा होती है। उनकी दृष्टि हमेशा मुझे शांति देती थी। सच तो ये था कि जब से शम्स तबरीज़ी मेरे घर आया है, मैं उतनी व्याकुल और उलझन में हूँ कि पहले से कहीं अधिक मरियम को याद करने लगी हूँ, मानो कोई बुखार मेरी नसों में दौड़ रहा हो।
मरियम से प्रार्थना करने की मेरी इच्छा इतनी प्रबल होकर लौटती है कि मैं उसे मुश्किल से नियंत्रित कर पाती हूँ। ऐसे क्षणों में अपराध बोध मुझे घेर लेता है, मानो मैं अपने नए धर्म के साथ विश्वासघात कर रही हूँ। यह बात कोई नहीं जानता, मेरी पड़ोसन सोफ़िया भी नहीं, जो बाकी सभी बातों में मेरी विश्वास पात्र है। वह इसे नहीं समझ पाएगी। काश मैं ये बात अपने पति से कह पाती, लेकिन मैं नहीं जानती कि कैसे। वह इतना दूर हो गया है कि मुझे डर है कहीं मैं उसे और दूर ना कर दूँ। रूमी कभी मेरे लिए सब कुछ था, वह अब एक अजनबी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ही छत के नीचे रहते हुए, एक ही बिस्तर पर सोते हुए भी ऐसा महसूस हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में वहाँ है ही नहीं। Subscribe, subscribe, subscribe.